आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने जो PYQs के चरण में 2 अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2016 के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और 2018 वाले क्वेश्चंस भी हमारे हो चुके हैं। अब तीसरा चरण है 2013 वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि उस समय पेपर का फॉर्मेट अलग था, बट हमें बस ये देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से उठाती है RPSC और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारे यूज़ में ऐसे होगा कि जब भी हम पढ़ रहे हैं ना, अब आज से आप मेरा एक सजेशन फॉलो कीजिए कि जैसे ही हम लोग कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि यहाँ से 2 नंबर का या 5 नंबर का क्या क्वेश्चन बन सकता है या 10 नंबर का क्या क्वेश्चन बन सकता है। उसके हिसाब से वो क्वेश्चन आप लिख लीजिए और उसकी फॉर्मेट तैयार कर लीजिए कि इसके आंसर में क्या क्या कीवर्ड्स जो है यूज़ करने हैं, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में आते ही कोई सरप्राइज वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये नहीं होगा कि इसमें लिखे क्या, ये नहीं होगा। तो आप पहले से ऐसे तैयार रहेंगे कि ये आते ही मेरे को ये लिखना है, ये आते ही मेरे को ये लिखना है। तो इस तरह से तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी की धार को इतना तीखा कीजिए कि आप एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं। और उससे पहले जो क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में पूछे गए हैं पिछले वीडियोस में, एक क्वेश्चन में मोटा मोटा ये था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट हो रहा है, उसकी कितनी फ़ीस हो। ये वाले क्वेश्चंस आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं कलाम के, और वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे जो है बार बार जब भी बैच स्टार्ट होगा उसकी जानकारी वहाँ पे दी जाती है। तीसरा ये क्वेश्चन था कि RAS की वैकेंसी कब आएगी। देखिए ये क्वेश्चन भी ये RPSC डिसाइड करेगी पहली चीज़। फिर भी एक आइडिया लगता है कि जैसे ही 2021 वालों के इंटरव्यू हो जाएंगे, RAS 2021 वालों के इंटरव्यू के ख़त्म होने के आसपास उसकी वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, हो गया बात। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे और पहला क्वेश्चन लेते हैं कि साइबर युद्ध नीति क्या है और इस तकनीक का उपयोग युद्ध में कैसे किया जाता है। पहला पूछा है साइबर युद्ध नीति। ठीक है, इसको जो है इंग्लिश में पूछा गया है वॉरफेयर। व्हाट इज साइबर वॉरफेयर। ठीक है, और पूछा क्या है, क्या है और इसे को कैसे यूज़ लिया जाता है। ठीक है, अब साइबर युद्ध नीति क्या है, ये डिफरेंट है। देखिए साइबर हमला, साइबर अपराध और साइबर ठगी और ये चीज़ें है ना, ये एक अलग चीज़ है और साइबर युद्ध नीति एक अलग चीज़ है। युद्ध नीति को देश या किसी संगठन द्वारा उपयोग में लिया जाता है किसी दूसरे देश को उसके संचार तंत्र या उसके साइबर तंत्र, उसके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, और वो नुकसान भी कैसे पहुंचाया जाएगा, साइबर साधनों के थ्रू। ये चारों चीज़ें हमें अपने आंसर में लिखनी थी। ठीक है, किसी एक राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के साइबर तंत्र या नेटवर्क प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर साधनों यथा वायरस, मालवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, इनका यूज़ करने की नीति जो है वही साइबर युद्ध नीति है। ठीक है, इसके उपयोग कैसे किया जा सकता है। देखो फर्स्ट कैसे उपयोग होगा, युद्ध में क्या करते हैं, सामने वाले की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जासूसी के थ्रू। ठीक है, तो वो जासूसी साइबर के थ्रू हो सकती है, तो साइबर जासूसी हो गया। स्पाईवेयर डाल दिया और उनकी इन्फॉर्मेशन ले ली कि उनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, वो कहाँ कहाँ मिलिट्री भेज रहे हैं, कहाँ कहाँ बेस है, उनकी इन्फॉर्मेशन ले ली। दूसरा कैसे हो सकता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा लो। ठीक है, वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है किस पे आधारित होती है आर्थिक व्यवस्था, या तो बैंकिंग प्रणाली पे या स्टॉक्स वाले वो जो कैपिटल मार्केट है उस पर, तो उनको जो सॉफ्टवेयर या इनके जो तंत्र है उनको हानि पहुँचा दीजिए, तो अपने आप ये ठप हो जाएगी। तो वहाँ पे ऑलरेडी त्राहिमाम बच जाएगा, तो सरकार जो है उसका एक हिस्सा उनको संभालने में लग जाएगा। ये कर लीजिए। तीसरा क्या कर सकते हैं, उनके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कोई बांध हो गया या कोई मान लीजिए ये नाभिकीय रिएक्टर हो गया, कोई ऊर्जा संसाधन का कोई पावर प्लांट्स हैं, और भी कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको नुकसान पहुँचाइए, क्योंकि ये आजकल सब जो है कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है, तो उनको नुकसान पहुंचा दिए। तो ये सारे उसके उपयोग कैसे लिया जा सकता है ये आपको बता दिए। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन था। आंसर में सिंपल छोटा छोटा, किसी राष्ट्र या संगठन द्वारा अन्य राष्ट्र के कंप्यूटर तंत्र एवं नेटवर्क प्रणाली को हानि पहुंचाने हेतु या ध्वस्त करने हेतु कंप्यूटर आधारित साधनों यथा वायरस, मालवेयर, डिनाइल ऑफ सर्विसेज आदि के प्रयोग की नीति, ये वाली हो गई हमारी साइबर युद्ध नीति क्या है उसका। ठीक है, उसके बाद में इसका उपयोग जासूसी, संचार व्यवस्था को ठप करने, साइबर आधारित अस्त्रों को निष्क्रिय करने आदि में किया जा सकता है। तो ये हमारा एक मॉडल आंसर। इसमें आप जो है कुछ और लिख सकते हैं जो मैंने बताए हैं, उनमें कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना आदि आप और ऐड कर सकते हैं।
लेकिन आपके पास जगह और टाइम जो है लिमिटेड है, तो उसमें इतना अच्छे से लिख सकते हैं। अब आप आ जाते हैं, देखिए क्या क्या आंसर्स लिखे हैं। फर्स्ट वाला जो आंसर है वो है शत्रु देश की कंप्यूटर प्रणाली, रक्षा प्रणाली के को वायरस डालना और साइबर युद्ध नीति है। ठीक है, थोड़ा सा परिष्कृत फॉर्म में लिखता, थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म में लिखता तो इसमें पूरे मार्क्स इनको मिल सकते थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत, अब पढ़ तो लिया था, समझ थी, लेकिन कीवर्ड्स और जो परिभाषा है वो याद नहीं की थी, वो फ्रेमिंग नहीं की थी, इस वजह से ये गलतियां होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले से क्वेश्चन तैयार कीजिए कि क्वेश्चन आएगा क्या, वही हमारा तैयार है तो फिर खत्म हो गई बात। ठीक है, सेकंड, इन्होंने जो उपयोग कैसे किया है, रक्षा प्रणालियों को निशाने से भटकाना, जासूसी करने में और आशंका फैलाने में, तो ये वाला हो गया। इनको मार्क्स मिले हैं 1.5। ठीक है, 1.5 मार्क्स मिला है इनको। थोड़ा सा रिफाइंड करते आधा नंबर यहाँ और बढ़ जाता। अब आ जाती है दूसरे वाले पे कि साइबर युद्ध नीति जो है वो कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक से किसी को नुकसान पहुंचाने की नीति साइबर। अब जैसे मैं हैक करके किसी और को नुकसान पहुंचा रहा हूं तो वो साइबर युद्ध नीति नहीं हुई। तो ये जो परिभाषा है ना, समझ तो हमें है, लेकिन हम अच्छी परिभाषा कैसे लिखें, ये कीवर्ड्स जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आधा नंबर दे दिया है, ठीक है, कि लिखा है दे दिया, बाकी ये अच्छा नहीं है। तो ऐसे हम लोगों को तैयारी करनी है जो मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं और हमारे आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि क्वांटम बिंदु क्या है। पूछा है क्वांटम बिंदु क्या है और इनकी उपयोगिता के एप्लीकेशन है, इनके क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में लिखिए। तो क्वांटम बिंदु क्या है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुए नैनो कण होते हैं क्वांटम बिंदु। ठीक है, इनके अपने ऑप्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स गुण होते हैं। इसमें क्या है कि एक विशिष्ट प्रकाश, एक मतलब जब भी ये किसी तरंगों यानी प्रकाश या यूवी रेज या इनके संपर्क में आते हैं तो अपना एक विशिष्ट प्रकाश छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं, विशिष्ट प्रकाश। ठीक है, तो और या फिर इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तब भी ये विशिष्ट प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ये इनका गुण है। ठीक है, अब इनका उपयोग कैसे हो सकता है, तो इनका उपयोग किस में होगा, देखिए एलईडी जो होते हैं ना डिस्प्लेस, वो क्या उसमें जो है तो क्वांटम डॉट्स का यूज़ हो सकता है कि उससे जो है बढ़िया पिक्चर क्वालिटी वाला जो डिस्प्ले हम लोग तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये जो है यूवी डिटेक्टर्स, क्योंकि आँखों से तो हमें दिखेगा नहीं कि वहाँ पे यूवी रेडिएशन है, लेकिन अगर डिटेक्टर वहाँ पे ले जाते हैं तो ये यूवी से वो तरंगों को अवशोषित करेंगे और अपना प्रकाश वो वहाँ पे उत्सर्जित करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा वहाँ पे यूवी रेडिएशन है। तो ऐसे रेडिएशन डिटेक्टर में भी इसका उपयोग हो सकता है। चिकित्सा में भी इसका उपयोग हो सकता है कि इससे जो है पता चल सकता है कि कहाँ पे या क्या प्रॉब्लम है शरीर में। जैसे हृदय में कहीं पे प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, तो नैनोकण को अंदर डाला ब्लड में, तो वहाँ पे जाके अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ पे अगर ये वहाँ पे प्रकाशित होते हैं तो पता चल जाता है कि वहाँ पे है। ठीक है, तो इनका उपयोग जो है यहाँ पे हो सकता है, या तो डिस्प्ले बनाने में, परिवर्तित डिस्प्ले बनाने में, या फिर इन क्षेत्रों में जैसे बताया चिकित्सा क्षेत्र में, डिटेक्टर में, इन सब में इनका उपयोग होगा। ये हमारा आंसर होगा। तो अब हमारा मॉडल आंसर क्या हो गया, देखिए क्वांटम बिंदु सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये फर्स्ट कीवर्ड है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से निर्मित विशिष्ट ऑप्टिक एवं इलेक्ट्रॉनिक गुणों वाले नैनोकण होते हैं। ये प्रकाश एवं विद्युत के संपर्क में आने पर विशिष्ट प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। उसके बाद में इन विशिष्ट गुण के कारण ये डिस्प्ले स्क्रीन बनाने में, विकिरण डिटेक्टर बनाने आदि में उपयोगी है। ये हमारा आंसर होता, वहाँ पे जो है एक मॉडल आंसर होता। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना एकदम वो था, क्या बोलते हैं, सरप्राइज क्वेश्चन। तो बहुत कम लोगों ने इसका आंसर लिख पाया था, और जो भी आंसर मिले 0 नंबर वाले ही। अब देखिए ये क्या लिखा है, प्रकाश कण व तरंग दोनों रूप में व्यवहार करता है। ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति है जो क्वांटम सिद्धांत की देन है, कोई मतलब नहीं है, कहीं से रिलेटेड नहीं है। नंबर देना भी इन्होंने थोड़ा सा अलग ही लिखा है उपयोगिता के बारे में, बट जो है क्योंकि परिभाषा इतनी गलत लिख दी, वहाँ तक शायद देख ही नहीं पाए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में अगर आधा पाव नंबर दे देते तो दे देते। तो ये हमें जो है हमारे सिलेबस कहाँ कहाँ तक है और क्या क्या हमें पढ़ना है, ये हमें ध्यान होना चाहिए, तभी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर पाएंगे। अब आ जाते हैं तीसरा, कृतंकी। देखिए कृतंकी जो है ये हिंदी में पढ़ेंगे ना, तो कृतंकी हम लोग कहीं पढ़ते नहीं हैं, बहुत कम। क्लोनिंग हम लोग को जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, क्लोनिंग क्या है ये पूछा गया था, क्लोनिंग क्या है और इसकी उपयोगिता के बारे में हमें लिखना था। अब क्लोनिंग क्या होती है, एक होता है कि किसी भी जैव पदार्थ का
उसका हूबहू फोटोकॉपी तैयार करने में जो हमारी प्रौद्योगिकी यूज़ होती है, जो तकनीक यूज़ होती है, उसी को क्लोनिंग कहते हैं। कोई भी जैव पदार्थ हुआ, मान लीजिए जीन हो गया, तो जीन को दूसरा जीन उसी के जैसा बनाने के लिए प्रतिकृति हो गया, कोई अंग हो गया, कोई उत्तक हो गया, कोई पूरा जीव ही हो गया, जैसे डॉली भेड़ क्लोनिंग के द्वारा बनाएगी, हूबहू प्रतिकृति बनती है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोनिंग। अब इसके उपयोग क्या है? तो इसके उपयोग जैसे मैंने बोला ना, जीन बना सकते हैं, या फिर जैसे अब मान लीजिए वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है, तो वैक्सीन के लिए हमें ऐसे वायरस चाहिए, तो वो कब कैसे बनेंगे? वो क्लोनिंग से बनेंगे। अब ऐसे हर एक का तो वायरस, हर एक के सैंपल लेके उनका वायरस कलेक्शन मुश्किल है ना, तो इसलिए वायरस का जीन लिया, वायरस का जीन या कोडिंग वो हमने पता कर ली, और उसका जो डीएनए मटेरियल क्या है, आरएनए मटेरियल क्या है, उसका पता करके उसकी क्लोनिंग तैयार कर दी, क्लोनिंग करके उसका एक मास प्रोडक्शन कर दिया, उसके बेसिस पे हमने वैक्सीन्स बना दी। ऐसे ही ऐसे हमारे जो एंटीबायोटिक्स है वो भी बनती है, मेडिसिन है वो भी बनती है इस क्लोनिंग्स के द्वारा। दूसरा, कोई भी प्रजाति अगर मान लीजिए है खतरे में है, तो उसके क्लोनिंग के द्वारा उसके प्रजाति के संरक्षण में हो सकता है। तीसरा, और भी जो जैव प्रौद्योगिकी मेडिकल में कोई अंग उत्तक बनाने में, कोई जैव पदार्थ बनाने में, ठीक है, उसमें यूज़ हो सकता है। तो ये वाले मेन इसके उपयोग हैं। अब आ जाते हैं इसका जो आंसर है, वो आंसर क्या होगा? किसी भी जैव पदार्थ की हूबहू प्रतिकृति बनाने में, ये यहाँ पे लिखना एग्जैक्ट फोटोकॉपी, ठीक है, हूबहू प्रतिकृति बनाने की जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है। इसमें ये मत लिखना कि किसी जीवित जीव की, जरूरी नहीं है जीव की, छोटे जैव पदार्थ है ना, जीन हो गया, उत्तक हो गया, कोशिका होगी, एक कोशिका की क्लोनिंग होगी, दूसरी कोशिका वैसी की वैसी बन जाएगी, तो ये ज़रूर नहीं है। तो यहाँ पे जैव पदार्थ ज़रूर लिखना किसी बायोमटेरियल की, ठीक है। यह चिकित्सा क्षेत्र में वैक्सीन, एंटीबायोटिक आदि के निर्माण में, कृषि क्षेत्र में शाकनाशी रोधी फसलें, तो फसलों के बीज तैयार करने में ये हो गया। फिर उसके बाद में पशुपालन में उन्नत किस्म वाले जो पशु होते हैं उनका मास प्रोडक्शन जो है उसके लिए यूज़ हो सकता है। तो ये सारा इसका प्रयोग है और ये हमारा आंसर होता। अब आ जाइए क्या लिखा है लोगों ने और कैसे मार्क्स मिले हैं। देखिए क्या लिखा है, एक ही जनक से गैर लैंगिक विधि से एक कोशिका से जीव प्राप्त करना क्लोनिंग है। नहीं है ये वाली परिभाषा, इसीलिए कई एग्जामिनर ने ये जो मार्क किया है ना, क्वेश्चन मार्क, ये इसीलिए किया है कि परिभाषा जो है स्पष्ट नहीं है, फिर भी उसके उपयोग जो है लुप्त होती प्रजाति के संरक्षण, नस्ल सुधार आदि में जो है ये उपयोग लिखे हैं, तो इसकी वजह से इनको मार्क्स दे दिए हैं 1.5 नंबर, ठीक है। लेकिन परिभाषा अच्छी नहीं है, उसको अच्छे से करते आती थी इनको, लेकिन वहाँ जाके क्योंकि पहले से क्वेश्चन तैयार नहीं हुआ था। दूसरा, वो जो लिखा है अलैंगिक विधि की से नाभिक अंतरण द्वारा किसी जीव को पैदा करना, नहीं है ये कृतंकी। ढंग से जब नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे आंसर्स हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो कुछ जो साइंस के वर्ड्स हैं जो हमारे सिलेबस में डिफाइन है, उन चीज़ों को हमें ढंग से पढ़ना है, उनकी परिभाषाएं हमें पहले से तैयार रखनी है। और यही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा डिफिकल्ट पूछता भी नहीं है, आरपीएससी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं लाते। अब आ जाइए समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक को हमें क्या करना है, परिभाषित, और इसके 2 उदाहरण देने हैं। समस्थानिक की परिभाषा हमने अपने पिछले वीडियो में भी ली थी, और क्योंकि कई लोग जो है इसमें इसमें डाउट हो जाता है कि समस्थानिक और समभारिक, इसमें कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। तो हिंदी वाले तो स्पेशली ध्यान रखिए, समस्थानिक, परमाणु स्थान परमाणु क्रमांक एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जिसका परमाणु क्रमांक समान होगा वो हो गया समस्थानिक, और समभारी जिसका परमाणु भार समान होगा। आगे बात समझ में? तो ये जो है ना डिफरेंट थिंग है, और इसमें हमें याद रखना है। तो ये याद रखोगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं आएगा। आगे कन्फ्यूजन वाला एक आंसर भी बताऊंगा। तो हमें पहला परिभाषित करना था समस्थानिक क्या होता है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि एक परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का हमें कोई मतलब नहीं है अभी। न्यूट्रॉन की जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक परमाणु स्थान मान ले, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये होता है परमाणु भार। ये आप याद रखिए, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये याद है तो आप समभारिक का भी आंसर लिख सकते हैं और समस्थानिक का भी आंसर लिखते हैं। अब समस्थानिक यानी परमाणु क्रमांक समान है, तो डिफरेंस क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या में डिफरेंट होगा, उसका परमाणु भार डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक या परमाणु स्थान समान होते हैं लेकिन उनका परमाणु भार अलग होता है।
अर्थात जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की डिफरेंट संख्या होती है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। और समस्थानिक के जो हमारे एग्जाम्पल है, सीधा हाइड्रोजन के एग्जाम्पल है जी, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये वाला हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाता सॉल्व। 2 उदाहरण ही तो लिखने थे तो दोनों लिख लेते। ये हो गया। समान परमाणु क्रमांक व भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात समस्थानिकों को में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है। यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं समस्थानिकों में, नाभिक में, नाभिक और ऐड कर लीजिए तो थोड़ा और परिष्कृत हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए और हमारा आंसर हो गया। अब क्या क्या लिखा है और कैसे मार्क्स मिले? 2 नंबर पूरे मिले हैं। तो क्या लिखा है? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो, परमाणु भार अलग। दोनों चीज़ें लिखी है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में लिखी है, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, वो लिख दिया, कार्बन के भी 12-14 लिख दिया। तो ये हमारा जो है आंसर, जैसा मैंने बताया, और मैं बता रहा हूँ कि जो मॉडल आंसर के लगभग करीब का लिखेंगे ना, उनके पूरे मार्क्स भी आएंगे। तो ये रहा मार्क्स 2 नंबर, ठीक है। अब डिफाइन आइसोटॉप्स, इसमें जो क्या लिखा है, जिन यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हुआ है, इनको आता होगा लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से और अच्छे से जो ट्रिक्स तैयार नहीं होती ना, तब आता है। अब अगर इनको समस्थानिक का कोई ऐसे कह देता, याद रहता कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु स्थान समान हो, तो वह ये सही हो जाता। इन्होंने क्या लिखा है, समभारिक की परिभाषा लिख दी, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये हो गया। अब हमारे टॉपिक में अभी है जो भारत के वैज्ञानिक हैं उनके बारे में। तो इन पे भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। सीवी रमन और हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में पूछा क्या गया है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो पहली चीज़ तो सीवी रमन के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, हरगोविंद खुराना के बारे में ध्यान होना चाहिए। इसमें अगर आप सिर्फ ये लिख लेते कि सीवी रमन फिजिक्स के क्षेत्र से थे तो भौतिकी के क्षेत्र में, और हरगोविंद खुराना को मेडिकल क्षेत्र में यानी चिकित्सा विज्ञान या मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, तो भी आपके 2 नंबर सीधे सा थे, ठीक है। सीवी रमन जो थे वो भारत के एक महानतम वैज्ञानिकों में से एक, और सीवी रमन ने जो अपनी खोज की थी उसके लिए जो उनके मटेरियल थे या मतलब उनके लिए जो उपकरण यूज़ किए थे वो मात्र उस समय 200 रुपये के उपकरणों से उन्होंने वो खोज की जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि मेरे पास पैसों की कमी है या जो संसाधन कम है बाकी की तुलना में, तो वो उनको एक आदर्श के रूप में आप जो है सीवी रमन को आदर्श के रूप में देखिए कि इतने कम संसाधनों में भी वो कर दिखाया उन्होंने जो लोग करोड़ों खर्च करके भी वहाँ पे बहुत मुश्किल से होता था, ठीक है। तो इसलिए एक तो दृढ़ निश्चय और लगन वो हमारे लिए हमेशा ज़रूरी है, वो हम इनसे सीखते हैं। तो सीवी रमन ने रमन इफ़ेक्ट को दिया था फिजिक्स के क्षेत्र में। और रमन इफ़ेक्ट क्या होता है, वो होता है प्रकाशिकी, जब प्रकाश किसी विलयन से गुजरता है तो वहाँ से उसके प्रकाश के कण फोटॉन्स जो होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। उस स्कैटर के साथ साथ में उनका जो है कलर भी चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है कि वहाँ पे जो विलयन के कण हैं वो अवशोषित कर देते हैं उसके कुछ पार्ट को, तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा था। बाकी इससे पहले ये था कि प्रकाश कहीं से भी निकलेगा तो वो स्कैटर हो जाएगा लेकिन उसकी जो है उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन रमन ने ये बताया कि उसकी ऊर्जा में भी कमी होती है। समुद्र का कलर नीला, आकाश का कलर नीला दिखना, इन सब के बारे में एक्सप्लेन उन्होंने किया था। तो ये रमन जो सीवी रमन थे उनके बारे में हमें हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपकी जो क्लास 10th की बुक है उसमें उनके बारे में प्रॉपर दिया हुआ है। उनको लेनिन पीस प्राइज़ भी दिया हुआ है, उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो इतने महान थे और इनको आप एक जो आदर्श के रूप में आप इनको हमेशा रख सकते हैं। जिन लोगों को भी बड़े सपने होते हैं ना, उन बड़े सपनों को छोटे संसाधनों से कैसे पूरा किया जा सकता है वो उन्होंने करके दिखाया। दूसरा है हरगोविंद खुराना जी। हरगोविंद खुराना ये मेडिसिन के क्षेत्र में या जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य करते थे। इन्होंने जो है ना मतलब डीएनए और आरएनए से जो प्रोटीन संश्लेषित होता है तो उसमें जो जेनेटिक कोड यूज़ होता है उसको डिसाइफर या उसको जो है सुलझाने का प्रयास किया था। उसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इससे ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जान लीजिए
अब कैसे अमीनो अम्ल और उनका क्या सीक्वेंस वो समझ के आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये इन्होंने ये किया था काम, ठीक है। और इनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, हो सकता है अगली बार 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इनके बारे में हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, सिर्फ आप इतना भी लिख लेते ना तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाते। साथ में आपको याद है रमन प्रभाव की खोज के लिए वो भी ऐड कर लीजिए। फिर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, जेनेटिक कोड सुलझाने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला। ये आपका आंसर था, 2 नंबर आपके सीधे थे। अब देखते हैं क्या आंसर है, 2 नंबर कैसे मिले। देखो, सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज। ये अगर नहीं लिखा होता ना, विज्ञान के क्षेत्र में तो नोबेल विज्ञान के में ही मिलते हैं, एक पीस प्राइज को छोड़ के बाकी वाले तो यही हैं, ठीक है। तो ये वाला और विज्ञान और साहित्य, सॉरी पीस और साहित्य वाला है वो छोड़ के बाकी सब विज्ञान के क्षेत्र में ही मिलते हैं। तो ये वाला इन्होंने लिख दिया, इसलिए मिल गए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा क्षेत्र में। नहीं पता है कि जेनेटिक खोज सुलझाया, नहीं पता है, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र लिखा है, पूरा नंबर 2। नीचे देखिए 1 नंबर मिला है सीवी रमन तथा हरगोविंद खुराना को भौतिकी के क्षेत्र में। अब हरगोविंद खुराना को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था क्या? नहीं मिला, लेकिन सीवी रमन का सही मानते हुए उन्होंने 1 नंबर दे दिया। तो ऐसे मार्किंग होती है आरपीएससी में, और ऐसे हमें पढ़ना भी है। ये वाली डिटेल्स, किसको नोबेल पुरस्कार मिला या किसको कोई वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए इनके बारे में आउट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारे देश के लोगों ने कैसे कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। इससे हमें जो है एक गर्व का अनुभूति जो होती है वो हमें होती है। तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए और इनको अपना आदर्श भी बना सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है, इस ये पूछा है, अम्लीय वर्षा क्या है और इसकी रचना के कारण लिखने हैं, ठीक है। तो दोनों इसमें लिखने हैं और हमें अम्लीय वर्षा के बारे में, अम्लीय वर्षा ऐसी वर्षा का कोई भी प्रारूप, चाहे वो मतलब पानी गिर रहा है, बूंदाबांदी है, स्नो है, बर्फ़ भी गिर रही है, स्नोफॉल है, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसमें जल का पीएच यदि असामान्य रूप से कम हो, जनरली जल का पीएच जो है वो कम होता है 7 से, जो भी वर्षा जल है उसका पीएच जो है वो 7 से कम होता है, 6 के अराउंड, 5.7, 6 लगभग इसके अराउंड होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो पीएच 5 से भी कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। और इसकी रचना के कारण, मेन कारण क्या होते हैं? मेन कारण यही होते हैं कि मानवीय गतिविधियों के कारण, कई बार ये भी होता है कि ज्वालामुखी से जो है SO2 NO2 गैस निकल जाती है और कुछ प्राकृतिक कारण भी हो गए, बट मेजर जो रीज़न है वो है मानवीय गतिविधियाँ। कौन कौन सी गतिविधियाँ? पहली हो गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या वाहन जो होते हैं ना, वाहनों का उत्सर्जन हो गया। दूसरा ये हो गया जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उनसे जो उत्सर्जित होती है, पावर प्लांट से हो गया, उद्योग हो गए जहाँ पे भी गैसेज उत्सर्जित होती है। तो इन सब से जो गैस निकलती हैं, कौन कौन सी? SO2 NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वो निकलते हैं, वो हवा में जाते हैं, ठीक है, रहते हैं वो हवा में। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ ये घुल के NO2 जो है, NOx जो है वो HNO3 और H2SO4 जो है, SO2 गैस जो है H2SO4 ये बना लेती हैं, ठीक है। तो ये अम्ल है और जल के साथ घुले हुए हैं, तो अम्ल जो जल का पीएच जो है वो गिरा देते हैं। तो इसी कारण से उनकी अम्लीय वर्षा का रचना होती है। तो ये कारण उनका हो गया, हमें यही लिखना था और ये लिखते तो हमें पूरे नंबर मिल जाते। अब देखिए, वर्षा के किसी भी प्रकार में यदि जल का पीएच असामान्य रूप से कम होना, अब हम अगर सिर्फ ये लिखते कि वर्षा के जल का पीएच कम होना या 7 से कम होना तो हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि वर्षा के जल का पीएच ऑलरेडी 7 से कम होता है। असामान्य रूप से कम होना 4.7 से 4.2 लगभग ये लिख दो, या 5 से कम होना ये भी लिख सकते हो, एक आइडिया। तो वह अम्लीय वर्षा है। मानवीय गतिविधियां यथा कोयला विद्युत संयंत्र, वाहनों, उद्योगों से उत्सर्जित SO2 NOx जल के साथ घुलकर HNO3 और H2SO बनाती हैं, जिससे वर्षित जल अम्लीय हो जाता है, ठीक है। कम शब्दों में अच्छा लिख दिया, ये वाला लिखते तो आपके मार्क्स भी पूरे थे। अब क्या दिया हुआ है? वायुमंडल में उपस्थित सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल। क्या वायुमंडल में उपस्थित है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल? नहीं है, वो तो HO2 NO2 है। तो यहाँ पे SO2 NO2 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। जब वर्षा जल के साथ घुलित होता है तो वह अम्लीय वर्षा होती है, फिर भी मार्क 1 नंबर मिला है।
और कारण इन्होंने नहीं लिखा है। उसके बाद में दूसरा, पर्यावरण में वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुलने से अम्लीय वर्षा HNO3 और H2SO4 बनते हैं। इसमें पता नहीं परिभाषा को ढंग से नहीं लिखने के कारण इन्होंने जो है आधा किया है। अब वनस्पति पर बुरा असर, ये उन्होंने इफेक्ट लिखे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे क्वेश्चन डिमांड नहीं करता है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते, ठीक है, ढंग से लिखते, ये वाला लिखने की बजाय ये लिख लेते कि वर्षा का जल का pH कम होने की वजह, उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये पूरा डिटेल लिखने की वजह से इनको सिर्फ आधा नंबर मिला है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आया कि लिखा क्या है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, वो इसीलिए लगाते हैं। तो अपनी परिभाषा जो है स्पष्ट लिखिए, कम शब्दों में लिखिए, अच्छा लिखिए, और कीवर्ड्स को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे या फिर ऑथेंटिक सोर्स की परिभाषा जितनी ज़्यादा लिखोगे उतना आपके नंबर अच्छे आएंगे। फिर ये डाउट नहीं रहेगा कि कितने जो अप डाउन हो रहे हैं ना, उनका डाउट नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं हमारे 2 नंबर के लास्ट क्वेश्चन पे, जो था क्या पूछा है, नैनो कण का आकार क्या है। हमें आकार लिखना है और इनकी उपयोगिता के 2 उदाहरण, एप्लीकेशन के 2 उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। अब नैनो कण क्या होते हैं? नैनो कण वो होते हैं जिनकी साइज नैनोमीटर में होती है, यानी 1 से 100 नैनोमीटर तक इनकी साइज जो है वो होती है। अब नैनो कण डिफरेंट कैसे होते हैं? तो नैनो कण जो होते हैं ना, इस साइज में पदार्थ जो है थोड़ा सा, या इस साइज के जो पार्टिकल होते हैं ना, वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इसलिए नैनो कण को जो है हम लोग नैनो साइंस एक अलग साइंस की एक विषय बना दिया, ताकि इन पर रिसर्च करें वो कैसे डिफरेंट बिहेव करते हैं, उस पर ध्यान रखने के लिए, ठीक है। अब नैनो कण का आकार हो गया, इनकी उपयोगिता क्या होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि नैनो कण कैसे डिफरेंट करते हैं, हालांकि आपके काम का नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए। जो सोना होता है या चांदी होता है, जो बड़ा कण होता है उसका कलर अलग होता है, जबकि नैनो साइज में उसका कलर भी अलग होता है और वो बिहेव भी अलग तरीके से करता है, ठीक है। जो सिल्वर नैनो कण होता है ना, उसका कलर जो है वो पूरे सिल्वर से अलग होता है। अब कलर चेंज हो गया ना, तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती है उस लेवल पे आने पर। तो इसलिए नैनो कण की स्टडीज़ हम लोग करते हैं। फिर इनकी उपयोगिता के उदाहरण, तो पहला चीज़ तो है ड्रग डिलीवरी में इनका उपयोग होता है। सटीकता से ड्रग पहुंचाई जाए हमारे शरीर में, तो वो कैसे होगा, वो नैनो कण के उपयोग से हो सकता है, ठीक है, बहुत सटीकता से, और साइड इफ़ेक्ट्स उसके कम होते हैं। दूसरा नैनो का है, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब हो गई। कार्बन नैनो ट्यूब का क्या है विशेषता, ये एक तो ये मजबूत है, दूसरी ये हल्की है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ हो सकता है? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें मजबूत भी चाहिए और हल्के भी चाहिए। दूसरा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हो सकता है। तीसरा माउंटेन ट्रैकिंग और इस टाइप की जो भी है। चौथा ये वाला हो गया मिलिट्री और इन एरियाज़ में हो सकता है, तो कार्बन नैनो ट्यूब होगी। फिर इसके अलावा कुछ उपचार, कैंसर के उपचार में और इनमें हो सकता है ये वाला। उसके साथ में स्पाई टेक्निक्स में नैनो रोबोट्स और वो वाला हो गया, या फिर किसी मतलब आयुध के रूप में या अस्त्र के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी इसका यूज़ हो सकता है। तो ये सारा हमारा को लिखना था, हमने 2 उपयोगिताएं लिखनी थी, 2 ही उदाहरण लिखने थे, इसलिए सीधा सा लिखना है। नैनो कण का आकार 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है। फर्स्ट हो गया उपयोगिता का उदाहरण है, कार्बन नैनो ट्यूब्स का उपयोग हल्के एवं मजबूत एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में किया जाता है। दूसरा, सिल्वर और गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। और भी आपको जितने मैंने बताए हैं उनके हिसाब से आप लोग लिख सकते थे। अब आ जाते हैं, ये हो गया नैनो कण का आकार क्या है, इनकी उपयोगिता के 2 उदाहरण। इनको मार्क्स मिले हैं आधा नंबर। क्यों? नैनो कण का आकार 10⁻⁻9 अर्थात 10⁻1/10⁹ के बराबर होता है। तो ये जो है ये नहीं लिखना था, बल्कि 1 से 100 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर भले लिख सकते हैं, नैनोमीटर की परिभाषा दी है आपने, ना कि नैनो कण के आकार का। इसका उपयोग जो है सूचना प्रौद्योगिकी में, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग के 2 उदाहरण लिख ले। अगर वो उदाहरण लिखते डायरेक्ट तो यूज़ हो, 2 सही मार्क्स होते हैं। अब देखो, नैनो कण का आकार 10⁻⁹, जबकि हमें ये नैनोमीटर की परिभाषा हुई, नैनो कण का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, रोबोट बनाना, कार्बन नैनो ट्यूब, लेकिन इसके उपयोगिता के उदाहरण इन्होंने नहीं दिए, कैसे ये यूटिलाइज होता है वो नहीं लिखा है, इसलिए इनके 0 मार्क्स मिले। यहाँ पे आधे नंबर, ये ज़रूरी नहीं है, दोनों का लगभग सेम है,
ये लिखा है, लेकिन आधा नंबर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। उस एग्जामिनर को लगा कि इसको दे देना चाहिए, वो एग्जामिनर दूसरा जो था वो थोड़ा सा नहीं था मार्क्स देने के लायक उस मूड में, तो 0 नंबर दे दिए। तो ये किस्मत का है, ये इसीलिए इंक्लूड किया है कि कई बार आपकी किस्मत भी जो है वो करती है यहाँ पे एक रोल प्ले करती है, ठीक है। बाकी हमें किस्मत पे कम डिपेंड कैसे होंगे, हम जब ऑथेंटिक सोर्स से अपना अच्छा आंसर लिखेंगे तभी जाके हमारे को ये फिर किस्मत पे डिपेंड नहीं रहना। अब कुछ क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है उनको ले लिया। ये वाला जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन था और सिंपल लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, उसके 1.5 नंबर मिल गए, तो इसलिए जगह भरनी भी नहीं है, ये पहले भी बता चुका हूँ। फिर ये वाहनों में पश्च दृश्य हेतु उत्तल दर्पण का उपयोग में क्यों लाया जाता है, 0 नंबर इतना लिखा है। नंबर ये छोटा लिखा है, ये 2 लाइन में, उनको भी 1 नंबर। तो इसलिए सटीक और सही लिखोगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे और कम जो है कम चीज़ लिखने के बावजूद भी नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ये सीधी गैसेस के नाम लिखने थे, 2 गैसेस का नाम लिख दिया, इनको 2 नंबर मिल गए। फिर इन्होंने भी लिखे हैं 2 गैसेस के नाम, कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेस का नाम लिखना था तो उसमें जो है इन्होंने लिख दिया, 1 नंबर दिया है। ये हमारा हो गया पूरा। जो 2 नंबर के क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम लोग 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ में भी आपको जो भी डाउट, एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट हो ना, ये वाले नहीं कि बैच कब स्टार्ट हो रहा है और ये वाले, ये नहीं, एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट जो आपको जेन्युइनली आते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, या कहीं पे कुछ हमारे को डाउट आ रहा है कि कीवर्ड्स कैसे याद करें, बाकी सारे मैंने कवर किया है इसमें। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। अगले वीडियो में फिर से आपके वो आंसर्स लिए जाएंगे और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए और ऐसे ही जो है एकदम सटीक और टारगेटेड स्टडी करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को होपफुली जल्दी से प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।